अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर है 14। इसमें हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 1 है। तो इस चैनल पे आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लास 11th अकाउंट्स डिटेल करके है। तो जो भी अब तक के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं क्लास 11th अकाउंट्स का, आपको वहां पे मिल जाएगा, और फर्दर आगे वाले आने वाले वीडियोस भी वहां पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो वहां से आप जिन भी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है क्लास 11th अकाउंट्स में, वो आप चेक कर लेना और वहां से आप देख लेना। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को शुरू कराने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं जो कि हमें आगे के चैप्टर्स में मिलेंगे। थोड़ा सा उसका डिस्कशन मैं यहां पे कर रहा हूं। क्या कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट क्या होता है, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको एक कैटेगरी में लाया जाता है। तो जो टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। 5 कैटेगरी कौन कौन से हैं? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। ये 5 कैटेगरी है। किसका कैटेगरी है? मैं इससे पहले भी बताता हूं। जो भी हमारे सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या होते हैं? सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको हम एक जगह पे करते हैं और उसको ही क्या बोलते हैं हम? अकाउंट। अब ये जो भी अकाउंट है उसको, बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, तो उनको बाइफरकेट किया गया 5 पार्ट में। तो इन अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन है, क्या है? क्लासिफिकेशन। वो कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? 5 पार्ट में। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। ये 5 हमारे कैटेगरी है अकाउंट्स के। तो इनको ही मिला के एक इक्वेशन बनाया गया। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होता है। तो जो इक्वेशन बनाया गया वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार है। क्या कि बिजनेस में जितने भी एसेट है, बिजनेस के अंदर जो भी एसेट है वो बराबर होगा किसके? लायबिलिटी के। यानी बिजनेस में जो भी एसेट है वो बराबर होंगे बिजनेस के लायबिलिटी से। अच्छा, अब आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया से सारे बेसिक टर्म्स मैंने आपको समझाया था। उसमें मैंने बताया था आपको कि जो लायबिलिटी होता है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यानी कि मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो भी हमारे एसेट है वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक एक्सटर्नल लायबिलिटी, नहीं मैंने क्या बोला भूल गया मैं। जो भी एसेट है वो इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी और प्लस इंटरनल लायबिलिटी। यानी हमने क्या किया कि जो लायबिलिटीज है उसको 2 पार्ट में बांट दिया हमने, एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी। और आपको एक बात बहुत बढ़िया से याद होगा कि बिजनेस के अंदर इंटरनल लायबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं? कैपिटल। और जो वर्ड इन जनरल लायबिलिटी यूज होता है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है? वो होता है हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यानी कि यहां से क्या हो गया? इक्वेशन कैसे बन गया कि जो भी बिजनेस में एसेट है, बिजनेस का जो भी हमारा एसेट है वो किसके बराबर हो गया? आपका लायबिलिटी और प्लस कैपिटल। यही है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आप बोलोगे कि ये बताने के लिए आपने ये क्यों बताया कि 5 कैटेगरी है? एक्चुअली मैंने इसको इस चीज के लिए बताया कि अगर अभी आप देखो तो जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके अंदर एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल को कवर कर लिया गया है। तो बात ये निकला कि फिर ये दोनों कहाँ गए? इनकम और एक्सपेंस। तो जो इनकम और एक्सपेंस है वो अल्टीमेटली क्या होता है? प्लस माइनस कर दिया जाता है। किसके साथ? प्लस और माइनस कर दिया जाता है। यानी अगर इनकम है तो उसको कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, और अगर वो एक्सपेंस है तो उसको कैपिटल से लेस कर दिया जाएगा। कैपिटल क्या होता है? वो पोर्शन जो कि मालिक ने, बिजनेस के प्रोपराइटर ने, ऑनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसको कैपिटल कहते हैं। तो जो भी मेरा इनकम होगा
वो मेरा प्रॉफिट बढ़ाएगा, और जो भी मेरे एक्सपेंसेस होंगे वो मेरे प्रॉफिट को कम करेंगे। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो अल्टीमेटली किसको मिलता है? ऑनर को। तो इसीलिए उसको हम इनकम और एक्सपेंस को कहाँ एडजस्ट कर देते हैं? कैपिटल में। चलिए, तो यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि जो कैपिटल है, कैपिटल के अंदर ही क्या होता है? कैपिटल के अंदर ही प्लस कर दिया जाएगा इनकम को, और कैपिटल के अंदर ही माइनस कर दिया जाएगा किसको? एक्सपेंसेस को। तो अल्टीमेटली जो 5 कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स थे उसको हमने कवर कर लिया कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और एक्सटेंड करना तो उसको इनकम और एक्सपेंस को अलग भी लिख सकते हो आप, प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन इन जनरली जो शो किया जाता है वो इनकम को कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है और एक्सपेंस को कैपिटल में माइनस कर दिया जाता है। तो एक बात आप समझ लो, ये चैप्टर बेहतर समझ में आने के लिए आपको जरूरी है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले वीडियोस आपने देखा हो। तो जो भी हमारा प्लेलिस्ट है क्लास 11th अकाउंट्स डिटेल करके, उसमें आपको वो मिल जाएगा, आप देख लेना। सब कुछ उसमें बहुत बढ़िया से समझाया गया है। बहुत 4 से 5 घंटे का टोटल वीडियो है, या 3 या 4 5 घंटे ऐसे जो भी है, ठीक है। तो वहां पे बहुत बढ़िया से हमने समझाया है, वहां से आप समझ लेना कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, इनकम क्या होता है और एक्सपेंस क्या होता है, ये सभी बातें वहां पे डिस्कस्ड हैं। अल्टीमेटली मैथमेटिकल इक्वेशन में आपने ये वर्ड सुना होगा, मैथ्स में आपने ये वर्ड सुना होगा इक्वेशन। उसमें क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जैसे यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड बोला जाए तो क्या है एलएचएस में? एसेट। यानी हमारा जो बिजनेस में टोटल एसेट्स है वो टोटल लायबिलिटी यानी आरएचएस के बराबर होगा। और पता है आपको ये क्यों बराबर होता है? हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट, कौन सा? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये वही डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है जो कि क्या बोलता था कि हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होगा, यानी फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट एंड फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज डेबिट। यानी कि हम टू एस्पेक्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, इसीलिए हमारा लास्ट में जाके टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी बराबर हो जाता है। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमने कहां पढ़ा था? जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर है, बेसिस क्यूरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रहता है, उसके अंदर हमने बहुत सारा प्रिंसिपल पढ़ा था, अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशंस वगैरह पढ़ा था, वहां पे इस चीज का डिस्कशन है। तो वही कारण है कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गया? बैलेंस हो गया, यानी टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी इक्वेट हो गए। चलिए, तो अब आते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या है? एक मैथ्स का एक्सप्रेशन है, यानी एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, जैसे हम मैथ्स में करते थे वैसे ही हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। बेस्ड किस चीज पे अभी हमने पढ़ा कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग व्हिच शोज दैट कि बिजनेस का जो टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी वो जो इक्वल है, राइट। चलिए, इट कैन हैव ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग ओनली 2 आइटम। देखिए, आपको एक बात बता दो, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो बिजनेस के अंदर तो मिनिमम कितने अकाउंट को इन्वॉल्व करेगा? हम ये कहां पढ़ेंगे? पहले बता रहा हूं, जनरल एंट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बढ़िया से, कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है वो मिनिमम 2 जगह इफेक्ट जरूर करता है। क्योंकि फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर शुड बी एटलीस्ट 1 डेबिट एंड एटलीस्ट 1 क्रेडिट, यानी कि 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व होना ही होना, और 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये क्या बोला कि इट कैन हैव ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग ओनली 2 आइटम्स भी हो सकता है, और इट कैन हैव ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम, यानी 2 आइटम वाले भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा आइटम्स वाले भी हो सकते हैं, राइट। चलिए, अब मैं बात करता हूं कि इस अब हो गया ये थ्योरेटिकल, यहीं पे मुझे समझाना था, बाकी आगे आएगा। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे क्वेश्चन बोलेगा तो यहाँ पे मुझे करना क्या है ना, कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपको देगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिया जाएगा, तो आपको बताना है कि उसपे कहां पे एसेट पे इफेक्ट पड़ा, कौन से लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा और कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। जैसे देखिए, अगर आपको ये बोला गया कि राकेश स्टार्ट्स बिजनेस एंड फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजैक्शंस आर इंटर्ड इनटू, यानी राकेश ने अपना एक बिजनेस शुरू किया और उसके अंदर उसने फॉलोइंग ट्रांजैक्शन किए। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? ही कमेंसेस हिज बिजनेस विद 20,000। तो जब कभी भी ऑनर, यानी जो बिजनेस का मालिक है, प्रोपराइटर है, वो बिजनेस में पैसा लगाता है, तो पहला तो बिजनेस के पास क्या आया? एक चीज आया कैश, और दूसरा एक आया वो कैपिटल है। क्योंकि जो मालिक है, मालिक जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाता है वो कहाँ चला जाता है? आपके कैपिटल में। तो एक कैश हो गया और एक कैपिटल हो गया। तो अब आप एक बात बताओ, कैश बिजनेस के अंदर आएगा। देखो, जब कभी भी आप अकाउंटिंग के बारे में सोचना तो जो बुक्स जिसका बना रहे हो, यानी बिजनेस के बारे में सोचना, ना कि उसके मालिक के बारे में।
ये बात मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूं और फिर आगे भी बहुत बार बोलूंगा कि जो आप अकाउंट्स बनाते हो वो बिजनेस का होता है, ना कि उसके मालिक का। तो आप बिजनेस के एंगल से बात करोगे। तो बताओ, जब बिजनेस कमेंस हुआ और मालिक ने 20,000 रुपया बिजनेस में डाला, तो बिजनेस के पास कैश बढ़ेगा कि घटेगा? तो कैश हमारा, बल्कि ऐसे सोचो, सुनो सॉरी, जो हमारे कैटेगरीज है, कौन से, ये 5 जो कैटेगरीज हमने ऊपर पढ़ा था, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल वाला, इनमें से क्या नेचर है पहले ये निकालते हैं, राइट। चलिए, तो कैश का नेचर क्या है? कैश एक तरह से क्या हो गया हमारे लिए? एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल क्या है? तो ये समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो पता होगा कि कैश कहाँ है। कैश एक तरह से हमारा एसेट होता है, राइट। चलिए, वैसे ही कैपिटल क्या है? तो कैपिटल तो खुद में ही कैपिटल है, तो ये तो एक कैटेगरी ही है। अब बताओ कि कैश इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो कैश हमारा इंक्रीज होगा। और कैपिटल हमारा, जैसे कि मालिक जो बिजनेस को पैसा देता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो जब बिजनेस कमेंस होगा तो पैसा देगा, तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? तो बढ़ेगा, राइट। तो ये इंक्रीज हो जाएगा। अब इस चीज को मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के टर्म्स में लिखूं। अकाउंटिंग इक्वेशन कहने का मतलब कि एसेट, अभी थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इस चीज को अगर मैं उतारूं तो एसेट यानी कि 20,000 एसेट बढ़ गया कैश के नाम से, और 20,000 कैपिटल भी बढ़ गया। तो अल्टीमेटली देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे कितने का इफेक्ट पड़ा? 20,000। तो अल्टीमेटली हमारा इक्वल ही रिजल्ट रहा, राइट। वैसे ही अभी मैं एक एक ट्रांजैक्शन लेके करा रहा हूं। बाद में आपको जो रियल में क्वेश्चन आता है वो बहुत सारा 4, 5, 8, 10 ट्रांजैक्शन एक साथ दे देते हैं और सबको एक साथ करना होगा। इसमें हम एक क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ करेंगे और बाकी सब एनालिसिस के साथ करेंगे। जैसे अगला क्या है, बोला कि परचेस फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे? पहला तो फर्नीचर, क्योंकि परचेस करोगे फर्नीचर तो फर्नीचर आएगा, और परचेस कर रहे हो आप कैश में तो कैश। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? कैश। तो फर्नीचर का नेचर क्या होगा? फर्नीचर का नेचर क्या होगा? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल में तो एसेट है वो। और कैश हमारे लिए क्या है? कैश भी हमारे लिए एसेट है। तो बताओ कि बिजनेस में जब मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं तो फर्नीचर बढ़ेगा कि कम होगा? तो फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही फर्नीचर परचेस कर रहे हैं और कैश दे रहे हैं, तो कैश इंक्रीज या डिक्रीज? तो कैश डिक्रीज होगा, राइट। चलिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अगर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के हिसाब से सोचा जाए तो एसेट, फर्नीचर वाला एसेट बढ़ेगा तो बढ़ गया 500, और उसी एसेट में ही कैश होता है तो वो कम हो गया। तो अल्टीमेटली मेरा, और इधर 0 0 इफेक्ट आया तो 0 इक्वल टू 0 प्लस 0। तो ये भी देखो आप, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक है। तो जो मैथ्स में LHS RHS प्रूव करते थे, तो यहाँ पे हमें यही करना है कि हर ट्रांजैक्शन के साथ आपको ये दिखाते रहना है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। अगला बात करते हैं, परचेज गुड्स फॉर 1,000 इन कैश। अच्छा, गुड्स जब आप परचेस करोगे तो वो गुड्स को क्या बोलते हैं हम? इन्वेंट्री भी बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं, जो भी बोलना है बोल लो आप। इन्वेंट्री बोलो या गुड्स बोलो, एक ये अकाउंट इफेक्ट होगा आपका, और दूसरा कौन सा अकाउंट होगा हमारा? कैश में परचेस करें तो कैश है। तो दोनों का नेचर क्या है? एसेट और एसेट। तो जब आप इन्वेंट्री परचेस करोगे तो आपके यहाँ इन्वेंट्री बढ़ेगा कि कम होगा? तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज। और पेमेंट करोगे कैश में तो कैश डिक्रीज। तो अल्टीमेटली इफेक्ट अगर देखा जाए, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इन्वेंट्री एसेट है, इंक्रीज, तो इन्वेंट्री में प्लस 1,000। वैसे ही कैश एसेट है, कैश में डिक्रीज, तो डिक्रीज में यानी माइनस 1,000। यानी कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 1,000 और माइनस 1,000। तो अल्टीमेटली 0 इफेक्ट हुआ, और लायबिलिटी और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली प्रूव हो गया कि दोनों साइड सेम इफेक्ट हुआ। अगला फिर चलते हैं, परचेज गुड्स फॉर 2,000 ऑन क्रेडिट। तो अब पता है आपको कि जब आप गुड्स परचेस करते हो, क्रेडिट पे परचेस करते हो, तो जो सामने वाली पार्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। और जिसको हम सेल करते हैं क्रेडिट पे उसको हम डेटर कहते हैं। ये कहा हमने सीखा था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसलिए मैं हर बार आपको ये रियलाइज कराऊंगा कि अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया है तो बेहतर है उसका वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर आप यहाँ पे आएंगे, राइट। चलिए, तो परचेस गुड्स फ्रॉम
फॉर 2000 ऑन क्रेडिट। तो पहला तो आपके पास क्या आएगा, गुड्स इन्वेंट्री या स्टॉक, जो बोलो गुड्स या इन्वेंट्री या स्टॉक। फिर दूसरा क्या हो गया आपके पास, एक क्रेडिटर आ गया, यानी कि अभी आपने उससे सामान खरीदा, बाद में पेमेंट करोगे ना आप, तो एक क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा इन्वॉल्व। तो जो हमारा गुड्स इन्वेंट्री है वो उसका नेचर क्या है, एसेट, और क्रेडिटर का नेचर क्या हो गया आपका, लायबिलिटी। तो बताओ जब आप गुड्स परचेज करोगे तो बढ़ेगा कि कम होगा, गुड्स इंक्रीज होगा। और जब आप उधार सामान खरीद रहे हो किसी से, तो किसी को पैसा देना आपका बढ़ेगा कि कम होगा, पैसा। मान लो कि अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं था तो उस क्रेडिटर को जीरो देना था, ट्रांजैक्शन हो गया तो मुझे उसको कितना बैलेंस देना पड़ेगा, ज्यादा कि कम, जीरो से ज्यादा, यानी 2000, यानी कि लायबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज। तो अब इसका इफेक्ट देखते हैं, हमारा क्या हो गया, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमारा जो गुड्स है वो एसेट है, तो एसेट हमारा 2000 से बढ़ जाएगा। वही क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है 2000 से, और कैपिटल पे नो इफेक्ट। तो अल्टीमेटली आप अगर देखो तो दोनों साइड हमारा एलएचएस और आरएचएस 2000 से इंक्रीज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सोल्ड गुड्स कॉस्ट 2500 ऑन क्रेडिट फॉर 4000। यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, पहले तो आपने गुड्स बेचा तो गुड्स कम होगा। दूसरा आपने किस चीज पे बेचा, क्रेडिट पे बेचा, तो जो सामने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, जिसको हम सेल करते हैं और उधार सेल करते हैं तो सामने वाले को डेटर कहते हैं। तो बाद में उससे पैसा लेना है तो उसके अकाउंट्स को मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर कैश अभी ही मिल गया और होता, यानी कैश ट्रांजैक्शन होता, तो यहाँ पे कैश आ जाता। ये अभी इसी दो को मैं लेके चलता हूँ। तो गुड्स का नेचर क्या हो गया हमारा, एसेट। डेटर क्या होता है, जिससे पैसा आएगा। तो एसेट किस चीज को बोलते हैं, जिस हर वो चीज जिससे आपको फ्यूचर में या तो कोई बेनिफिट मिले या पैसा उससे आए। तो डेटर क्या होगा, एक तरह से एसेट होगा, क्योंकि बाद में उससे पैसा मिलना है। तो जब आप गुड्स सेल करोगे, जब आप गुड्स सेल करोगे तो आपके यहाँ गुड्स कम होगा कि ज्यादा होगा, तो डिक्रीज होगा। और डेटर, जब आप किसी को उधार सामान बेचोगे तो उसका बैलेंस, यानी लेने का जो बैलेंस है कि कितना पैसा आपको वापस लेना है, वो क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक बात बताओ, जब आपने वो गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज ध्यान देना, जब आप कोई गुड्स परचेस किए थे तो उसको जो रिकॉर्ड किए होगे वो उसके कॉस्ट प्राइस पे किए होगे या जो सेल प्राइस होगा वो पे किए होगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने गुड्स एक परचेस किया 1000 का, जिसको कि मैं बाद में 1500 में सेल करूंगा, तो परचेज को हम कितने पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी बढ़िया से नॉलेज हो तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि जो कॉस्ट होता है वही। तो जब मैंने गुड्स परचेस किया था तो उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया था, तो जब वो जाएगा तो उसको कितने से माइनस करेंगे, कॉस्ट से माइनस करेंगे। तो ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो मुझे ये माइनस करना है वो 2500 होगा, ये वाला कॉस्ट पे माइनस होता है। लेकिन जो सामने वाले को का बैलेंस, यानी डेटर का बैलेंस आएगा, वो कितने पे आएगा, ये -2500 है। तो डेटर मुझे 2500 थोड़ी देगा, डेटर को मैंने कितने पे बेचा वो देगा ना वो बैलेंस, तो 4000 देगा। और एक बात बताओ, क्या इनको सेल करके आपको क्लियरली विजिबल नहीं है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है। तो बिजनेस को जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल नेचर नहीं है, लेकिन कैपिटल में क्या हो जाता है, वो कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। कितना प्रॉफिट हुआ आपका, 4000 माइनस 2500 यानी 1500। बल्कि एक चीज मैं ऊपर लिख देता हूं कि जो ये कैपिटल में मैंने प्लस माइनस किया ना, इनकम एक्सपेंस, तो प्रॉफिट भी होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो कैपिटल में लेस हो जाएगा। तो अब इसका एलएचएस आरएचएस बहुत अच्छे से आप देखना। तो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो गुड्स हमारा एसेट है, डिक्रीज कर रहा है कितने से, -2500 से। डेटर हमारा एसेट है, इंक्रीज कर रहा है कितने से, 4000 से। प्रॉफिट हमारा किसको इफेक्ट कर रहा है, लायबिलिटी पर नो इफेक्ट, और प्रॉफिट को हम कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं 1500 से। इसका अगर आप टोटल करोगे तो अल्टीमेटली +1500 हुआ, और ये वाला साइड भी अल्टीमेटली +1500 हुआ, यानी दोनों साइड यानी एलएचएस और आरएचएस फिर से हमारा बराबर हो गया। यही चीज हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा देखना है कि हर एक अगले ट्रांजैक्शन के करने के बाद हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड बराबर रह रहा है। अगला है हमारा पेड 1000 फॉर रेंट एंड 5000 फॉर सैलरीज। तो एक बात बताओ, बिजनेस जो रेंट पे करती है और सैलरी जो पे करती है वो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक्सपेंस है।
तो एक अकाउंट होगा रेंट, एक अकाउंट हो गया सैलरी। अच्छा, जो रेंट और सैलरी है वो तो है ही है, ये दोनों का नेचर क्या होगा, एक्सपेंस और एक्सपेंस। तो जब मैं किसी को सैलरी देता हूं या सैलरी जिस जिस जब इनकर होता है तो सैलरी का बैलेंस इंक्रीज होगा, और रेंट भी जब बैलेंस होगा उसका भी इंक्रीज होगा। अच्छा, अल्टीमेटली मैंने उसको क्या दिया होगा, पेमेंट किया, दैट मीन्स की कैश। तो कैश का नेचर क्या होगा, हमारा एसेट होगा, और कैश हमारे लिए क्या हो जाएगा, पेमेंट करेंगे तो डिक्रीज होगा। तो तो अल्टीमेट जो इफेक्ट पड़ेगा, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाले पे जो इफेक्ट पड़ेगा, तो ये दोनों तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या करेगा, लेस कर देगा किसको, कैपिटल को, लेस हो जाएगा, लेस कैपिटल। तो दोनों का बैलेंस जोड़ के, यानी कि रेंट का 1,000 और सैलरी का 5,000, यानी -1,000 और -5,000। लाइबिलिटी पे नो इफेक्ट पड़ेगा, और कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा, कितने से, वही -1,000 और -5,000। यानी अल्टीमेटली एलएचएस और आरएचएस में क्या हुआ हमारा, -6,000 इक्वल टू -6,000, ये हमारा इफेक्ट हो गया। तो फिर से हमारा बैलेंस बराबर रह गया। अगला है हमारा 7th, राकेश विथड्रॉज। राकेश कौन है, राकेश हमारे बिजनेस में कौन था, ओनर, यानी यही मालिक है हमारा बिजनेस, यानी यही राकेश ही है, वही मालिक है। विड्रॉ कर रहा है क्या, 2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो क्या विड्रॉ कर रहा है, कुछ नहीं बोले, यानी कि पैसा विड्रॉ कर रहा है, कैश। तो एक अकाउंट कौन सा हो गया, कैश। और दूसरा, जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस और ऑनर के बीच में होगा वो कौन से अकाउंट के थ्रू होता है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो कैश वो निकाल रहा है, तो ये, अच्छा, कैश का नेचर हो गया एसेट, और कैपिटल का तो कैपिटल ही है, तो कैपिटल बाद में डिक्रीज हो जाएगा और एसेट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं इसका इफेक्ट एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल देखूं, तो एसेट यानी कैश हमारा 2,000 से कम हो जाएगा, और लायबिलिटी पे नो इफेक्ट, और अल्टीमेटली हमारा कैपिटल भी 2,000 से कम हो जाएगा। तो दोनों साइड क्या इफेक्ट आया, 2,000 माइनस, और यहाँ भी -2,000, तो दोनों साइड हमारा बराबर हो गया, राइट। तो ये सारे जो भी अभी मैंने 1 to 7 हमने किया, अभी सारा ही सारा हमारा बुक का ही एग्जाम्पल, राइट। चलिए अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन 1 पे। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं एक क्वेश्चन को पूरा फॉर्मेट के साथ कराऊंगा, बाकी जो भी क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, आपको पता है सारा इलस्ट्रेशन मैं करा रहा हूँ, तो बाकी जो भी इलस्ट्रेशन है मैं ऐसे बात कर लूंगा उसका कि क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। पूरा करने में ना बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, जो कि वर्थ इट नहीं। बस आपको आना चाहिए। आपको देखो, आप भी जब ये सब इलस्ट्रेशन और बैक साइड का क्वेश्चन करोगे ना, तो एक दो क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट के साथ करना, बाकी ऐसे ही स्क्रिबल कर लेना कि इसका ट्रंक एंट्री ये होगा, इसका ये ट्रीटमेंट होगा, इसका ये ट्रीटमेंट होगा। तो मैं एक क्वेश्चन, और वो यही है इलस्ट्रेशन नंबर 1, जिसको कि मैं पूरा करा। तो पूरा कराने का अप्रोच कैसे होता है ये आप समझ लो पहले, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो पहले आप निकालिए। तो अगर मैं पहले बोलूं कि गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, कैपिटल, अब तक आपको पता चल गया होगा, कैपिटल और कैश। परचेस गुड्स इन कैश, तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक तो गुड्स और दूसरा कैश। अगला हमारा परचेस फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर सम्राट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो एक तो हो गया फर्नीचर, और दूसरा हमारा एक एक लायबिलिटी हो जाएगा क्या, मिस्टर्स सम्राट, सम्राट, राइट। चलिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग इतना, एक तो हो गया हमारा कैपिटल, कैपिटल तो आएगा ही आएगा, ऊपर से ही है, जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में चला जाएगा। और सोल्ड गुड्स, तो गुड्स तो ऑलरेडी है भी, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ गुड्स, और कैश में बिका तो कैश भी आएगा इसमें। अगला है हमारा मेसर सम्राट, जो ऊपर सम्राट फर्नीचर्स था, बल्कि ऐसे लिखो मेसर सम्राट, उसको पेमेंट किया जा रहा है कैश में, तो ये भी हो गया। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ये बताओ कि यूनिक अकाउंट कितने हैं, तो यहाँ पे क्या कैपिटल है, पहला कैपिटल, दूसरा कैश, तीसरा हमारा गुड्स हो गया, ये कैश ऑलरेडी है 2 नंबर पे, फर्नीचर हमारा 4 नंबर हो गया, 5 नंबर मिस्टर सम्राट फर्नीचर हो गया, कैपिटल ऑलरेडी है 1 नंबर पे, गुड्स हमारा 3rd नंबर हो गया, और कैश हमारा 2nd नंबर हो गया, ये भी कैश 2nd नंबर हो गया, और मिस्टर सम्राट 5। यानी कि ऑल इन ऑल यूनिक अकाउंट कितने ओपन हो रहे हैं हमारे,
5 कौन कौन से अकाउंट है ये? तो ये है हमारे, एक हमारा हो गया कैपिटल, दूसरा हमारा हो गया कैश, तीसरा हमारा हो गया गुड्स, चौथा हमारा हो गया फर्नीचर, और अगला हो गया हमारा मेसर्स सम्राट। तो ये 5 यूनिक अकाउंट्स है जो कि इन्वॉल्व हुए हैं इन पूरे ट्रांजैक्शंस में। तो उनके लिए, सबके लिए अलग अलग स्पेस क्रिएट किया जाएगा। तो देखो कैसे होगा ये। जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करोगे तो ये उसका फॉर्मेट रहेगा। सबसे ऊपर कैसे लिखोगे आप? यहां पे लिख दो कि जो ऊपर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा था, क्या? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। उसके बाद आप एसेट में कौन कौन से कैटेगरी है? तो टोटल 5 है, जिसमें कैश, गुड्स और फर्नीचर हमारे लिए एसेट है। तो एसेट को आप बाइफरकेट कर दो, आप बहुत अच्छा लगेगा आपको। कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर, और लायबिलिटी में केवल एक ही है, क्या? मेसर्स सम्राट। तो मेसर्स सम्राट, और कैपिटल तो आपका कैपिटल है ही, प्लस कैपिटल। अब आपको ये बात पता चला कि मैंने जो ये काम किया इधर, ये जो पूरा काम किया कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, ये करने का फायदा क्या हुआ? ये करने का फायदा ये हुआ कि मैंने अपने स्पेस को यहाँ पे सही से एलोकेट किया। अब मेरे पास एक लायबिलिटी था, तो लायबिलिटी के लिए उतना स्पेस, एसेट के लिए 3 अलग अलग एसेट के कैटेगरीज थे, तो उसके लिए 3 स्पेस, और कैपिटल अकेले ही रहता है तो इसके लिए अकेले, राइट। तो ये फायदा हो जाता है। तो ये मेरा अपना बनाने का तरीका है, आपको अच्छा लगे तो आप अडॉप्ट कर लेना, बाकी आपका मर्जी, राइट। तो चलिए, ये इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शंस या पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं, और फिर एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है? गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो यहां पे मैं डालूंगा नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये जरूरी नहीं कि आप पूरा ऊपर वाला लिखो, पूरा भी लिख सकते हो, और आप उसी को शॉर्ट में करके भी लिख सकते हैं कि उसका क्रक्स पता चल जाए। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, विद कैश। तो बताओ इसका इफेक्ट कहाँ कहा जाएगा? कैश को बढ़ा देगा, कितने से कितने से बिजनेस शुरू किया? 1 लाख से, तो कैश बढ़ जाएगा हमारा 1 लाख। गुड्स पे नो इफेक्ट, तो +0। ये लाइनिंग मेंटेन करना है, जैसे गुड्स ये है तो गुड्स का लाइन, फर्नीचर ये है तो फर्नीचर का लाइन, ये मेंटेन करना। मेसेज सम्राट पे भी 0 इफेक्ट, और कैपिटल पे क्या होगा? अल्टीमेटली जो पैसा ऑनलाइन इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, राइट। चलिए, फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज गुड्स इन कैश 50,000। परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स इन कैश। तो एक बात बताओ, कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, कैश हमारा 50,000 से कम हो जाएगा। गुड्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, गुड्स ही परचेज हुआ तो गुड्स में 50,000 ऐड हो जाएगा। फर्नीचर में 0 ट्रीटमेंट, क्या मेसेज सम्राट में कोई ट्रीटमेंट नहीं, और कैपिटल में भी 0। यहाँ पे एक यूनिक चीज है, क्या? कि जब आपका पहला ये हो गया, उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, और ये क्लोज करके पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देंगे, और यहां पे हमारा बना एक न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन यानी हमेशा आपको नंबर 1 पे ना जाना पड़े, यानी सबसे स्टार्टिंग में ना जाना पड़े। इसीलिए हम बीच बीच में हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, पहला ट्रांजैक्शन के बाद नहीं बनेगा क्योंकि पहला तो अकेला ही है ना। सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद, उसके बाद हर एक एक ट्रांजैक्शन जैसे नया आएगा, एक नया नया इक्वेशन बनाते रहेंगे। तो सेकंड सिरे, मतलब दूसरे ट्रीटमेंट के बाद कैश कितना बच गया हमारा? 1 लाख में से 50,000 माइनस हुआ 50,000। फिर गुड्स कितना बच गया हमारा? वो भी 50,000। फिर फर्नीचर कितना बच गया? 0। मिस्टर सम्राट 0, और कैपिटल हमारा 1 लाख। अब यहाँ पे आप मिला लोगे, क्या मिलाना है आपको? कि जो आपका एलएचएस साइड है, यानी कि ये एसेट वाला साइड, क्या वो 1 लाख? 50 और 50 कितना? 1 लाख है। और राइट हैंड साइड भी आपका कितना? 1 लाख। तो यहां से प्रूफ होता है कि अभी तक आप जो भी ट्रीटमेंट किए हो वो सारा मैच हो रहा है। फिर अब हम उठाते हैं थर्ड वन। थर्ड में क्या बोल रहा है? परचेस फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर सम्राट 20,000 ऑन क्रेडिट। परचेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, परचेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट।
यानी ये पर्टिकुलर या ट्रांजैक्शन में आपको सॉर्ट करके लिखना जिससे कि क्रक्स पता चल जाए कि क्या हुआ है। अमाउंट वगैरह मत लिखा करना इसमें। तो बताओ क्या इसने कैश में परचेज किया? नहीं, तो कैश में जीरो इफेक्ट। क्या गुड्स परचेज किया? नहीं, इसमें भी जीरो इफेक्ट। क्या इसने फर्नीचर परचेज किया? हाँ। अमाउंट कितना था? 20,000। तो अगर ये 20,000 हो गया तो अच्छा, क्रेडिट पे परचेज है तो हाँ, तो मेसर सम्राट का बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी लाइबिलिटी हमारा बढ़ जाएगा, फिर जीरो हो गया। अब इस यहां भी, यानी फर्स्ट के बाद, यहां देखो लॉजिकली हर एक के बाद आपको एक न्यू इक्वेशन बनाना चाहिए था, लेकिन अब, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो खुद में ही अकेला है, किसी और के साथ ऐड करने का जरूरत ही नहीं है, तो न्यू इक्वेशन का यहां पे हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके बाद, यानी फर्स्ट के बाद हर एक नए ट्रांजैक्शन के बाद हम क्या बनाया करेंगे? न्यू इक्वेशन, राइट। चलिए, तो अब जो नया न्यू इक्वेशन बनेगा उसमें केवल यही कंसिडर किया जाएगा, ना कि ऊपर वाले, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऊपर वालों का इफेक्ट ले लिया गया है, राइट। चलिए, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे? टोटल हमारा कैश हो गया 50,000, गुड्स हो गया 50,000, फर्नीचर हो गया हमारा 20,000, फिर हमारा मिस्टर सम्राट का जो बैलेंस देना रह गया लाइबिलिटी वो 20,000, और ये आपका 1,00,000। तो फिर से आप देखो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो टोटल कितना हो रहा है हमारा? 1,20,000, और RHS राइट हैंड साइड में आपका 21, यानी यहां तक भी सब कुछ सही है। अगला बात करते हैं फोर, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। तो अब एक बात बताओ, पीछे भी अभी हमने जो ऊपर 7 ट्रीटमेंट किया, यहाँ भी ऐसा इशू था। इशू क्या था? मतलब यही ट्रीटमेंट करना था। तो जो मैं गुड्स से लेस करूंगा वो कितना लेस करूंगा? जो उसका कॉस्ट होगा, यानी 25,000। और जो मैं सेल कर रहा हूँ कैश है, तो कैश में कितना ऐड होगा मेरा? 35,000। और इस ट्रांजेक्शन को करने में मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कहाँ चला जाता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है। सोल्ड गुड्स, इसके लिए मैं नरेशन क्या, ट्रांजैक्शन में क्या लिखूंगा? सोल्ड गुड्स इन कैश। तो बताओ कैश कितने से बढ़ेगा? कैश उतना से ही बढ़ेगा जितना में मैंने सेल किया। तो कितना में सेल किया? 35,000 से। तो यहाँ पे 35,000 हमारा ऐड हो जाएगा। अच्छा, गुड्स कितने से कम होगा? तो गुड्स कितने, गुड्स हमेशा कॉस्ट में, कॉस्ट ही ऐड होता है और कॉस्ट ही लेस होता है। तो गुड्स जो हमने सेल किया वो लेस होगा, कितना कॉस्ट था उसका? 25,000, तो यहाँ से माइनस हुआ 25,000। फर्नीचर में नो ट्रीटमेंट, लाइबिलिटी में नो ट्रीटमेंट, और अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट हुआ। हाँ, प्रॉफिट हुआ कितने का? 35,000 माइनस 25,000, यानी कि 10,000। क्या फिर से न्यू इक्वेशन बनेगा? तो हाँ, फिर से न्यू इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे फिर से आप लाइन डालो। तो हर क्वेश्चन को मैं फॉर्मेट के साथ नहीं कराऊंगा। ये क्वेश्चन एक मैंने दिखा दिया कि फॉर्मेट कैसे बनता है। आप भी एक दो क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ करना, बाकी के को कैसे करना वो आगे की का जो भी मैं सॉल्यूशन दूंगा वैसे करना आप, राइट। तो 50,000 में 35,000 जुड़ गया, तो ये हो गया 85,000। गुड्स हमारे माइनस हो गए 50 में 25,000, तो 25,000 बच गया। और फर्नीचर हमारा ऑलरेडी जितने का चल रहा था, यानी कि 20,000, तो उसमें हम हमारा कितना बैलेंस रह गया? 20,000 ही होगा। जो उसको पैसा देना रह गया मिस्टर सम्राट का, वो तो वही है 20,000, और कैपिटल हमारा 1,10,000। अब फिर से LHS RHS करो तो 85,000। एक सेकंड, एक सेकंड, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा ना। तो 85,000 प्लस 25,000, ये 1,10 और 10, सॉरी 1,10 और 20, 1,30, और ये वाला साइड भी हमारा 1,30। तो न्यू इक्वेशन के बाद भी हमारा सब कुछ सही है। अब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। फिफ्थ फिफ्थ में क्या है? सम्राट फर्नीचर वॉज पेड इन कैश। जो मेसर सम्राट से हमने फर्नीचर उधार खरीदा था, तो मेसर सम्राट पेड इन कैश, पेड इन कैश, उनको हमने इन कैश, कैश में पेमेंट कर दिया। कितना पैसा देना था? 20,000। क्या हमने 20,000 ही दिया? हाँ, 20,000 ही दिया। अगर हमने मान लो 20 के जगह 19,500 में वो मान गए होते तो 500 हमारे लिए क्या हो जाता? प्रॉफिट। वो आगे आ सकता है क्वेश्चन, वहां पे हम देखेंगे। तो प्रॉफिट है तो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे बोला कि 20,000 था और 20,000 ही हमने दिया, तो कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैश हमारा 20,000 से कम हो जाएगा। मेरे गुड्स पे क्या ट्रीटमेंट पड़ेगा? गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट नहीं पड़ेगा। मेरे फर्नीचर पे क्या ट्रीटमेंट पड़ेगा? फर्नीचर पे भी कोई ट्रीटमेंट नहीं पड़ेगा। जो मिस्टर सम्राट का बैलेंस था 20,000, तो अब उसको हटाना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया हमने। और कैपिटल पे कोई प्रॉफिट लॉस तो हुआ नहीं इस ट्रांजैक्शन में, तो कैपिटल पे भी
जीरो इफेक्ट हो गया। अब आप अगर यहाँ पे देखो तो आपका कैश का बैलेंस कितना बच गया, 65,000 प्लस आपका गुड्स का बैलेंस, स्टॉक इन्वेंट्री का बैलेंस 25,000 और आपका फर्नीचर का बैलेंस 20,000 इक्वल्स टू मिस्टर सम्राट खत्म हो गया प्लस 1,10,000। अब आप दोनों साइड यानी LHS RHS कर लो, ये हो गया 90-20 1,10,000 और ये भी 1,10,000, यानी दोनों साइड आपका बराबर है। आगे चल के हम पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे वैसे ही बता रहा हूँ बैलेंस शीट, बस एक क्रक्स बता रहा हूँ, ये तो डेस्टिनेशन है, यही तो लास्ट है बेल अकाउंट्स का, लेकिन अभी थोड़ा सा जानने का जरूरत है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बैलेंस शीट का जो लेफ्ट साइड होता है उधर हम लायबिलिटी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं लायबिलिटीज दिखाते हैं, और जो राइट साइड होता है उधर हम क्या दिखाते हैं, एसेट दिखाते हैं। तो बताओ इसमें लायबिलिटी क्या क्या होगा, लायबिलिटी पहला तो कैपिटल खुद में ही लायबिलिटी होता है, तो कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया, 1,10,000। मेसर सम्राट का बैलेंस तो अल्टीमेटली हमारा कितना हो गया था, जीरो, तो कोई बात नहीं लिख देते हैं जीरो। एसेट में क्या क्या है हमारा, कैश, गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक और फिर फर्नीचर। यानी मैं यहाँ पे करके ये दिखा रहा हूँ कि बैलेंस शीट का जो दोनों साइड है आपका 65,000, 25,000 और 20,000, तो बैलेंस शीट का जो दोनों साइड लायबिलिटी और एसेट साइड वो आपका दोनों इक्वल आ रहा है, ये प्रूफ किया जा रहा है। तो 1,10,000 हो गया और ये भी 1,10,000 हो गया। ओके, चलिए, तो ये वाला इलस्ट्रेशन वन हमने कर लिया, सिंपली ट्रीटमेंट था। अब थोड़ा सा यूनिक यूनिक ट्रीटमेंट करने का कोशिश करते हैं, ये मैंने अपने से एग्जांपल क्रिएट किया है, या आपके बुक से भी हो सकता है, याद नहीं आ रहा मुझे, राइट। चलिए एक सेकंड में चेक चेक करके बताता हूँ। तो ये मेरे द्वारा कराया गया कुछ एग्जाम्पल है, बनाया गया कुछ एग्जाम्पल है, इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, यूनिक है, यही जनरली एग्जाम में आपको आएगा। मतलब अगर हार्ड आया तो इजी वाला भी तो आएगा ना, ऐसे थोड़ी कि सब कुछ हार्ड मिलेगा आपको। चलिए, बोल रहे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। तो जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो पहले तो आपको आएगा क्या, गुड्स, और दूसरा क्रेडिट में परचेज करो तो आएगा क्रेडिटर। ये ऑलरेडी हमने पहले भी देख रखा है, क्या गुड्स हमारा एसेट होता है और क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो जब आप एसेट परचेज करोगे तो एसेट आपके पास इंक्रीज होगा, और जब आप उधार परचेज करोगे तो क्रेडिटर को बाद में ज्यादा पेमेंट करना है तो इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा गुड्स प्लस 18,000 होगा और हमारा क्रेडिटर भी प्लस 18,000 होगा। तो क्या एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल मैच हो गया, तो हाँ, एसेट को 18,000 से बढ़ा दिया जाएगा और लायबिलिटी को भी 18,000 से बढ़ा देंगे और कैपिटल में नो ट्रीटमेंट, तो अल्टीमेटली हमारा LHS और RHS बराबर रह गया। चलिए नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 75,000। तो ये जो पिछला फर्स्ट वाला था उसी से रिलेटेड ये मुझे समझाना था यहाँ पे, जो कि एग्जाम में आपको आ सकता। बोले देख, ऊपर जो मेरा क्रेडिटर था उसको 18,000 देना था, लेकिन वो 17,500 पे भी मान गया। तो आपको दिख रहा है कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मैंने परचेज किया था 18,000 का और बाद में वो 17,500 में मान गया, तो क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो हाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने पैसा दे दिया, यानी उसको उसका जो भी बैलेंस था उसको खत्म कर दिया। क्रेडिटर का नेचर हो गया आपका लायबिलिटी, और पेमेंट कर दिया तो डिक्रीज करेंगे। अच्छा, पेमेंट किस चीज में किया, कैश में, तो कैश हमारा क्या होता है नेचर उसका, एसेट, तो कैश देंगे तो कैश भी डिक्रीज होगा। अच्छा, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, हाँ प्रॉफिट है। क्या प्रॉफिट, इसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव, यानी हमें कुछ डिस्काउंट मिला। इसमें बढ़िया से डिस्कशन हम कहाँ करेंगे, जनरल एंट्री वाले चैप्टर में। तो डिस्काउंट रिसीव है तो ये एक तरह से हमारे लिए इनकम है, डिस्काउंट का मिलना हमारे लिए इनकम है। और अगर हमने सेल किया था और हमने डिस्काउंट दिया होता तो उसको हम डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं और वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता। तो ये अल्टीमेटली कैप इनकम है, तो कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, राइट। अब यहाँ पे एक अमाउंट का देखो, तो हमने उसको जो पेमेंट किया वो कितने का किया, 17,500 का, और उसकी वजह से जो क्रेडिटर कम होगा वो 17,500 नहीं। अब उसने बोला कि भाई मुझे 18,000 चाहिए था, आप 17,500 दो और मैं मान लूंगा कि 18,000 का सेटलमेंट हो गया। तो अल्टीमेटली जो क्रेडिटर को मैं कम करूंगा वो कितना होगा, 18,000, और जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 500, यानी 18,000 माइनस 17,500। तो अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो एसेट यानी कैश हमारा बढ़ गया, तो कैश में हम क्या करेंगे, प्लस 17, सॉरी पेमेंट कर रहे हैं तो माइनस 17,500।
माइनस 17,500। लायबिलिटी जो क्रेडिटर है वो भी माइनस होगा, लेकिन माइनस वो 18,000 से होगा। और कैपिटल हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे लिए कैपिटल में ऐड होना है। तो अल्टीमेटली इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ, एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड 17,500 से कम और राइट हैंड साइड भी 17,500 से कम। तो हेंस अकाउंटिंग इक्वेशन प्रीवेल्स, यानी दोनों साइड हमारा अल्टीमेटली बराबर रह गया। अब आगे बात करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आगे आएगा। तो उसके बारे में आप इतना ही सोचो, जब कभी भी हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट क्या होता है ये हमने बहुत बढ़िया से डिस्कशन कहाँ किया है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में। तो जब कभी भी आपको फिक्स्ड एसेट आएगा तो उस पर आपको ईयर ऑन ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो उसकी वजह से जो, अच्छा डेप्रिसिएशन एक तरह से क्या हो जाता है हमारे लिए, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है। अब डिप्रिसिएशन कहने का मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या बोला जाता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी जो हमारा फिक्स्ड एसेट है उसके वैल्यू में जो कटौती किया जाएगा किसी कारणवश। क्या होता है कारण, वो हम आगे चैप्टर में बहुत इलेबोरेटेड आएगा वहां पढ़ेंगे। एक चैप्टर है यूनिट, एक स्पेसिफिक चैप्टर है इस पे। तो डिप्रिसिएशन एक एक्सपेंस हो गया है और ये अल्टीमेटली जो मेरा फिक्स्ड एसेट होता है उसके वैल्यू को कम कर देता है। यानी फिक्स्ड एसेट जो है हमारा, उसका नेचर तो पहले एसेट है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो है यानी डिप्रिसिएशन वो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो 1 लाख का हमारा फिक्स्ड एसेट था, उसमें 15% का डिप्रिसिएशन है, तो अल्टीमेटली डिप्रिसिएशन हमारा ऐड हो जाएगा कितना, 15,000। सॉरी एक्सपेंस है, सॉरी सॉरी। तो एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैपिटल से लेस किया जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल माइनस हो जाएगा और फिक्स्ड एसेट हमारा डिक्रीज करेगा। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि मुझे एसेट को डिक्रीज करना है कितने से, 15,000। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट पे क्या ट्रीटमेंट पड़ा, एसेट मेरा 15,000 से कम हो गया, लायबिलिटी पे नो ट्रीटमेंट, और कैपिटल भी मेरा 15,000 से कम हो गया क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड 15,000 से गिर गया और राइट हैंड साइड भी 15,000 से गिर गया। तो दोनों साइड अल्टीमेटली हमारा बराबर हो गया। आगे बात करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक 50,000 टू ओपन एन अकाउंट इन द बैंक। यानी अल्टीमेटली कैश कितना, इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कैश। देखो जब कभी भी आप बिजनेस करोगे किसके एंगल से सोचोगे, बिजनेस के एंगल से, जिसका अकाउंट्स बना रहे हो, मालिक के एंगल से नहीं सोचना आप। तो एक तो कैश मिला और दूसरा बैंक अकाउंट में भी बैलेंस मिला। एक चेक मिला 50,000 का जो कि हम अल्टीमेटली ओपनिंग बिजनेस जो है जिसका अकाउंट बना रहे उसका बैंक अकाउंट ओपन होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना उससे। अच्छा, और ये जो पैसा दिया है वो किसने दिया है, ऑनर ने दिया है यानी कैपिटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। तो बिजनेस के अंदर पैसा आया है तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे कितना, 25,000। बैंक हमारा एसेट है, बैंक में बैलेंस आएगा, उसने चेक दिया, मैं मतलब जो बिजनेस का ऑनर है उसने बिजनेस को चेक दिया, बिजनेस ने उसको अपने एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया और उसमें डिपॉजिट करा दिया, वो बैलेंस चला गया। तो अल्टीमेटली बैंक का बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा कितने से, प्लस 50,000 का चेक था तो 50,000। और कैपिटल हमारा क्या होगा, अल्टीमेटली जो भी पैसा दे रहा है मालिक वो अल्टीमेटली कैपिटल में जाएगा। तो जो भी 25 और 50 है वो दोनों ही हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा तो बैलेंस बढ़ जाएगा, राइट। चलिए, तो अल्टीमेटली एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसेट पहले कैश के रूप में 25,000 से बढ़ा और फिर 50,000 से बढ़ा, यानी नेट इफेक्ट क्या हुआ हमारा, 75,000 से बढ़ना, इक्वल्स टू लायबिलिटी पे नो इफेक्ट और कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल 75,000 से बढ़ गया। तो अल्टीमेटली एलएचएस और आरएचएस दोनों ही केस में हमारा 75,000 से इंक्रीज हो गया तो दोनों साइड बराबर प्रूफ हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बैंक 1,000। यानी बिजनेस के बैंक अकाउंट से मालिक ने पैसा विड्रॉ किया। मालिक और बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कौन से अकाउंट में जाता है, कैपिटल अकाउंट में। और बैंक से पैसा निकालो तो अल्टीमेटली कहाँ इफेक्ट होगा, बिजनेस के बैंक अकाउंट में।
तो कैपिटल क्या हो जाएगा, पैसा निकाला जा रहा है तो डिक्रीज, और बैंक से भी पैसा निकाला जा रहा है तो ये भी डिक्रीज। अच्छा, कैपिटल का नेचर तो कैपिटल ही है और बैंक का नेचर हमारा एसेट है। तो अल्टीमेटली एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में क्या ट्रीटमेंट होगा, बैंक हमारा एसेट है, एसेट का बैलेंस कम हुआ तो -1000, लायबिलिटी पे नो इफेक्ट, और कैपिटल हमारा ये भी -1000 हो गया। तो एलएचएस और आरएचएस को देखा जाए तो इधर -1000 और इधर भी हमारा -1000। तो फिर से हमारा जो दोनों साइड है एलएचएस और आरएचएस वो बराबर हो गया, -1000 से ही दोनों सेम अमाउंट से डिडक्ट हुआ। इसका एक यूनिक ट्रीटमेंट है ये जरा आप ध्यान देना। जब कभी भी आप बिजनेस के अंदर, बिजनेस में जब कभी भी आप बैंक में पैसा रखते हो ना, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। तो जो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ना, वो आपको घर आके कैश नहीं देता, आपका ही जो अकाउंट बैंक के अंदर है उसमें ऐड कर देता है। यानी अल्टीमेटली बैंक जब आपको इंटरेस्ट देगा तो आपका बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है वो इंक्रीज होगा। सेम वे अगर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उस केस में क्या होता है कि अल्टीमेटली वो आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है उससे डिडक्ट लेगा। तो यानी कि जो भी बैंक देता है या लेता है उसके लिए ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट के थ्रू करता है, बैंक अकाउंट के। तो जो रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, तो अल्टीमेटली मेरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, एक तो बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट कहने का मतलब कि ये हमारा एसेट है और बैंक अकाउंट का बैलेंस इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा कितने से, यानी +7000 से, 700। और दूसरा इंटरेस्ट मिलना हमारे लिए क्या है, एक इनकम है। इंटरेस्ट एक इनकम हो रहा है यहाँ पे, तो इनकम हमारा बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली इसको भी वहां पे, कहाँ पे, कैपिटल में, इनकम को क्या करते हैं कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसको चेक करते हैं, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कितने से, +700 से, लायबिलिटी पर नो इफेक्ट, और हमारा कैपिटल इनकम है तो कैपिटल को 7000 से बढ़ा दिया, तो सॉरी 700 से बढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हुआ, 700 से मेरा आरएचएस बढ़ गया और 700 से ही हमारा एलएचएस बढ़ गया, तो दोनों साइड हमारा इक्वेट हो गया। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा 7 क्या बोल रहा है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट 500 फॉर 700। ऐसा भी क्वेश्चन हमने पीछे कर लिया है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट है। पहले जो हमने किया था सॉल्व वो था कैश, और यहाँ पे क्रेडिट। बहुत माइन्यूटली डिराइव्ड ये इलस्ट्रेशन है, इंपॉर्टेंट वाले हैं तो इसलिए आप ध्यान से देखें। जब क्वेश्चन हार्ड आएगा आपको तो ये आएगा। चलिए, तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो सबसे पहले सेल कर रहे हैं, तो जब उधार हम बेचते हैं तो सामने वाले पार्टी को क्या बोलते हैं, डेटर। तो डेटर हमारा क्या है, एक तरह से एसेट। अब उधार बेच रहे हैं तो डेटर का बैलेंस क्या हो जाएगा, हमारे लिए इंक्रीज हो जाएगा। तो डेटर को जो हम सेल करते हैं उसको जब रिकॉर्ड करेंगे तो कॉस्ट पे करेंगे कि सेल प्राइस पे करेंगे, तो जितने में सेल किया कितने में, 700 में, तो अल्टीमेटली मेरा डेटर 700 से बढ़ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा क्या इफेक्ट होगा, गुड्स। गुड्स भी हमारा नेचर क्या है, एसेट, और गुड्स हमारा क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज, तो सेल कर रहे हो तो डिक्रीज होगा। लेकिन गुड्स को जब हम परचेस करते हैं तो कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे। तो जब वो निकलता है तो भी वो कॉस्ट पे ही निकलता है, तो -500, ये +700। राइट, चलिए अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो हाँ, 500 का जो कॉस्ट था वो 700 में बिका, तो अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में इंक्रीज कर देगा, कितना से, 700 माइनस 500, यानी 2000 से बढ़ा दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट कितने से बढ़ा, +700 -500, लायबिलिटी 0, और कैपिटल अल्टीमेटली 200 से बढ़ गया। तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट पड़ा, एलएचएस में 200 से बढ़ गया और आरएचएस भी हमारा 200 से बढ़ गया। तो हिंस अकाउंटिंग इक्वेशन प्रीवियंस, यानी दोनों साइड अल्टीमेटली हमारा बराबर ही रह गया। पेड पेटी एक्सपेंसेस, यानी पेटी एक्सपेंसेस कहने का मतलब जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो पेमेंट हुआ। तो इस पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये भी एक एक्सपेंस होता है, पेटी एक्सपेंस। इसमें अमाउंट नहीं लिखा, सीधे सीधे मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक तरह से एक्सपेंस है। एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होता है, कैपिटल से हम लेस कर देंगे। अच्छा, एक काम करो, मान लो यहाँ पे अमाउंट है 1000, तो कैपिटल अकाउंट कितने से लेस हो जाएगा हमारा, -1000 से।
और जब पे बोला जा रहा है तो अल्टीमेटली कैश भी तो इन्वॉल्व होगा, तो कैश हमारा एसेट है, एसेट भी हमारा क्या हो जाएगा -1000। अब इसका बनाते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन, तो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट हमारा कितने से कम हो रहा है, -1000 से, लायबिलिटी 0, और कैपिटल अल्टीमेटली हमारा 1000 से कम हो रहा है। तो अब दोनों साइड को देखते हैं, तो ये एलएचएस हमारा 1000 से कम हो गया और आरएचएस भी हमारा 1000 से कम हो गया। तो दोनों साइड हमारा सेम अमाउंट से इंक्रीज यानी डिक्रीज हुआ, तो अल्टीमेटली हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिवेल करे। तो अभी तक हमने क्या किया कि बहुत सारा, पहले तो इजी वाला एग्जांपल किया हमने, फिर जाके मैंने एक इलिस्ट्रेशन लिया बुक का, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, और जो ऊपर वाले 7 दिए ये भी आपके बुक का ही है, टीएस ग्रेवाल वाले बुक का, ठीक है। और उसके बाद एक फुल फ्लेज वाला फुल फॉर्मेट के साथ जो क्वेश्चन था वो मैंने कराया आपको, और मैंने बताया कि ये लास्ट होगा। इसके बाद मैं पूरा फॉर्मेट के साथ नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और उसके बाद फिर हमने स्पेसिफिक कुछ एंट्रीज पढ़ा जो कि हार्डर माने जाते हैं। अब आप उसको समझ गए हो तो आपको इजी लग रहा होगा। चलिए, तो ये सारे नोट्स आपको कहाँ से मिलते हैं, ये मिलेंगे आपको नोट्स सारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे, और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। तो उसका लिंक कहाँ पे अवेलेबल है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का। तो वहां से आप उसको फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आप। और यहाँ पे इस वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट है तो मेरे से कहाँ पूछोगे, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।